छोटा सा गांव कुशालपुर अपने मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती और मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे और दिन भर खेतों में मेहनत करते, मजदूरी करके पसीना बहाते। शाम को काम खत्म होने के बाद गांव के लोग थोड़ी देर आराम करते और फिर नाश्ते के लिए चौपाल पर इकट्ठा हो जाते। गांव के पास एक मशहूर पकौड़ों की दुकान थी जिसे जग्गू हलवाई चलाता था। जग्गू के पकौड़े पूरे इलाके में बहुत मशहूर थे। दूर दूर से लोग उसके पकौड़े खाने आते थे। लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो ग्राहकों से ठीक से बात नहीं करता था और अक्सर उनसे बदतमीजी से पेश आता था। इतना ही नहीं, वो अपनी मर्जी से दाम भी बढ़ा देता था। फिर भी गांव के पास पकौड़ों की सिर्फ एक ही दुकान थी, इसलिए लोगों की मजबूरी थी कि वे वहीं से पकौड़े खरीदें। इस कारण लोग उसकी दुकान पर आते रहते थे। उसी गांव में अरमान और उसकी पत्नी सिया रहते थे। उनकी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। अरमान खेतों में मेहनत करके अपना घर चलाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी फसल ठीक से नहीं उग रही थी। कभी मौसम साथ नहीं देता तो कभी फसल खराब हो जाती। लगातार नुकसान होने की वजह से उसकी आर्थिक हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। एक शाम जब अरमान खेत से घर लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ जी? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? कोई बात है क्या? आप इतने परेशान क्यों हैं? सिया, आज साहूकार फिर मिला था। उसने साफ कह दिया है कि अगर इस महीने कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारे खेत पर कब्जा कर लेगा। पिछले कुछ महीनों से फसल भी ठीक नहीं हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे कहां से लाऊं। खेती ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। अगर खेत चला गया तो मैं क्या काम करूंगा? हमारे पास कमाने का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। अगर समय पर साहूकार के पैसे नहीं चुकाए तो वो सच में खेत अपने नाम कर लेगा। जी, मैं कहती हूँ कि आप कुछ समय और हिम्मत रखिए। एक बार और खेती करके देख लेते हैं। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो उसे बेचकर हम साहूकार का सारा कर्ज चुका देंगे। आप इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सिया, खेत में कुछ फसल ठीक हुई है। कल उन्हें बेचकर घर के लिए थोड़ा राशन ले आऊंगा। अगली सुबह अरमान जल्दी उठकर अपने खेत की ओर निकल पड़ा। उसके मन में उम्मीद थी कि इस बार जो थोड़ी बहुत फसल बची है उसे बेचकर वो घर का राशन ले आएगा और साहूकार का कुछ कर्ज भी चुका देगा। लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अरमान घबराते हुए जल्दी जल्दी खेत की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो खेत पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लगातार हुई बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो भी पानी में डूबकर खराब हो चुकी थी। ये देखकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट गई। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो भी इस बारिश ने बर्बाद कर दी। अब मैं घर का राशन कैसे लाऊंगा? पूरा खेत खराब हो गया है। अब इस पर काम भी कैसे करूंगा? साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? सिया को क्या जवाब दूंगा? खेती ही तो मेरा एकमात्र सहारा था। अगर यही नहीं बचा तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? अरमान भारी मन और उदास चेहरे के साथ घर की ओर लौटने लगा और मन में कई तरह की चिंताएं चल रही थीं। बार बार उसे साहूकार की बातें याद आ रही थीं। घर पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। जिस उम्मीद के साथ वो सुबह खेत गया था, वो उम्मीद अब टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिया को ये सब कैसे बताएगा। सिया, सब कुछ खत्म हो गया। तेज बारिश ने पूरा खेत बर्बाद कर दिया। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो भी खराब हो गई। अब मैं क्या काम करूंगा? साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। जी, आप इतना परेशान मत होइए। जो होना था वो हो गया। अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। लगता है कि फिलहाल आपको कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। आप कल ही काम की तलाश में निकल जाइए। ठीक है सिया, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं कल ही काम की तलाश में निकलूंगा। जो भी काम मिलेगा मेहनत से करूंगा।
किसी तरह साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस दिन के बाद कई दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रही। बारिश की वजह से गांव के ज्यादातर काम बंद हो गए। धीरे धीरे घर की हालत और खराब होने लगी। जो थोड़ा बहुत राशन बचा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जी, आखिर आप इस बारिश की वजह से कब तक काम ढूंढने नहीं जाएंगे? घर की हालत बहुत खराब हो गई है, राशन भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तुम सही कहती हो सिया। आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? अब मुझे घर से निकलना ही होगा। चाहे कोई भी काम मिले मैं उसे करूंगा, और अगर काम नहीं मिला तो हम खुद ही कुछ न कुछ छोटा मोटा काम शुरू करेंगे। इतना कहकर अरमान बिना देर किए उसी समय काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। लेकिन कई जगह पूछने के बाद भी अरमान को कोई काम नहीं मिला। मायूस होकर वो घर की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसकी नज़र जग्गू हलवाई की पकौड़ों की दुकान पर पड़ी। इतनी तेज बारिश के बावजूद दुकान पर लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई थी। लोग बारिश में भीगते हुए भी पकौड़े खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर अरमान हैरान रह गया। उसके मन में ख्याल आया, इतनी बारिश में भी यहाँ इतनी भीड़ है, जरूर इस काम में कुछ बात है। यही सोचते हुए वो चुपचाप घर की ओर वापस लौट गया। मैंने आज कई जगह काम के लिए पूछा, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। लेकिन जब मैं घर लौट रहा था तो मैंने एक चीज देखी। इतनी तेज बारिश में भी जग्गू की दुकान पर लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग बारिश में खड़े होकर भी पकौड़े खरीदने का इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर मैं सोचने लगा कि अगर लोग इतनी बारिश में भी पकौड़े खाने के लिए तैयार हैं तो इस काम में जरूर कमाई है। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम भी अपनी एक छोटी सी पकौड़ों की दुकान शुरू करें। शायद इससे हमारी कुछ कमाई हो जाए और घर की हालत भी सुधरने लगे। लेकिन जी, पकौड़ों की दुकान तो गांव में पहले से ही जग्गू की है। लोग सालों से उसी के यहाँ जाते हैं। ऐसे में हमारी दुकान पर कौन आएगा? अगर हमने दुकान खोल भी ली तो क्या लोग हमारे पकौड़े खरीदेंगे? सिया, हम सिर्फ पकौड़े नहीं बेचेंगे, हम अपना स्वाद बेचेंगे। लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं आते, उन्हें अच्छा स्वाद और अच्छा व्यवहार भी चाहिए। जग्गू के पकौड़े भले ही मशहूर हो, लेकिन उसका व्यवहार किसी को पसंद नहीं है। ठीक है जी, अगर आपको लगता है कि ये काम चल सकता है तो हम कल से ही इसकी शुरुआत करते हैं। कल ही जरूरी सामान लेकर आते हैं और अपना छोटा सा पकौड़ों का ठेला लगाते हैं। लेकिन सिया, एक बात की चिंता मुझे अभी भी है। शुरुआत करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए होंगे। जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने ज्यादा नहीं लेकिन कुछ पैसे मुसीबत के समय के लिए बचा कर रखे थे। उन्हीं पैसों से हम शुरुआत का सामान ले आएंगे। और जी, एक बात और, मेरी माँ ने मुझे एक सीक्रेट मसाला सिखाया था। अगर हम उसे अपने चिकन पकौड़ों में डालेंगे तो उनका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ठीक है सिया, अब फैसला हो गया। हम कल सुबह ही बाजार जाकर सारा जरूरी सामान ले आएंगे, फिर अपनी छोटी सी चिकन पकौड़ों की दुकान शुरू करेंगे। वे बाजार गए और अपनी बचत के पैसों से एक नई रेड़ी ठेला खरीद ली। इसके बाद उन्होंने बेसन, चिकन, तेल, मसाले और पकौड़े बनाने का बाकी जरूरी सामान भी खरीद लिया। घर पहुंचते ही अरमान और सिया काम में लग गए। अरमान ने सबसे पहले ताजे चिकन को अच्छी तरह साफ करके उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। फिर उसने उनमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और सिया की माँ का खास सीक्रेट मसाला मिलाया। मसाले अच्छी तरह चिकन में मिल जाएं, इसलिए उसे कुछ देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ सिया ने भट्टी जलाई और बड़े बर्तन में पानी गर्म किया। मैरिनेट होने के बाद चिकन को अच्छी तरह पकाया गया ताकि वो अंदर तक नरम और स्वादिष्ट हो जाए। इसके बाद एक बड़ी कढ़ाई चढ़ाई गई। उसमें बारीक कटी हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डालकर तेज आंच पर भुना गया। जब सब्जियों की खुशबू फैलने लगी तब उसमें पका हुआ मसालेदार चिकन मिलाया गया और कुछ देर तक अच्छी तरह पकाया गया। जब चिकन पूरी तरह तैयार हो गया तो उसे बाहर निकालकर ठंडा किया गया। फिर अरमान ने उसमें बेसन और कुछ खास मसाले मिलाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार किया। इसके बाद उसने उस मिश्रण के छोटे छोटे पकौड़े बनाकर गर्म तेल में तलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सुनहरी, कुरकुरे और खुशबूदार चिकन पकौड़े तैयार हो गए। उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। अरमान और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। इसके बाद अरमान
गांव के एक कोने पर जाकर अपनी नई रेड़ी लगा ली। अरमान ने कढ़ाई में तेल गर्म किया और ताजे ताजे चिकन पकौड़े तलने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में गर्मा गर्म पकौड़ों की लाजवाब खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। वहां से गुजरने वाले लोग उस खुशबू को सूंघकर कई लोग रुककर ये देखने लगे कि आखिर इतनी स्वादिष्ट खुशबू कहां से आ रही है। गर्मा गर्म चिकन पकौड़ों की खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी थी। कुछ ही देर में 2 ग्राहक अरमान की रेड़ी के पास आकर रुक गए। अरे अरमान, तुम यहाँ, वो भी इस वक्त? हमें तो लगा था कि तुम इस समय खेत में काम कर रहे होगे, लेकिन तुम यहाँ ये क्या बेच रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ भाई, हम तो तुम्हें हमेशा खेतों में काम करते देखते थे। अचानक ये पकौड़ों की रेडी कैसे लगा ली? आखिर बात क्या है? क्या करूं भाई, इस लगातार बारिश ने मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो भी खराब हो गई। अब घर चलाने और पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने ये चिकन पकौड़ों की रेडी शुरू की है। वैसे भी ऐसी ठंडी और बारिश वाली मौसम में गर्मा गर्म चिकन पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो बताइए भैया, आप दोनों के लिए एक एक प्लेट लगा दूं क्या? एक बार चख कर देखिए। भाई, इन पकौड़ों की खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। लगता है आज कुछ नया चखने को मिलेगा। हाँ भाई, हम दोनों के लिए एक एक प्लेट लगा दो। हम भी तो देखें कि ये चिकन पकौड़े कैसे होते हैं। इतनी शानदार खुशबू आ रही है तो स्वाद भी जरूर कमाल का होगा। जल्दी लाओ भाई, अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा। इतना सुनकर अरमान खुशी खुशी काम में लग गया। उसने जल्दी से ताजे चिकन पकौड़े तैयार करने शुरू कर दिए। कढ़ाई में पकौड़े सुनहरे होने लगे और उनकी खुशबू धीरे धीरे हवा में फैलने लगी। आखिर में अरमान ने सिया की माँ का वो खास सीक्रेट मसाला पकौड़ों पर छिड़क दिया। जैसे ही मसाला डाला गया, उसकी लाजवाब खुशबू चारों तरफ फैल गई। अरे भाई, तुमने आखिर में जो मसाला डाला वो कौन सा मसाला है? उसकी खुशबू तो कमाल की है। अगर उसकी महक इतनी शानदार है तो सोचो खाने में उसका स्वाद कितना जबरदस्त होगा। सच कह रहे हो, जैसे ही तुमने वो मसाला डाला उसकी खुशबू दूर तक फैल गई। अब तो हमसे इंतजार भी नहीं हो रहा। जल्दी से पकौड़े परोस दो भाई, हम भी इसका स्वाद चक्कर देखते हैं। भैया, ये हमारे घर का खास सीक्रेट मसाला है। इसकी रेसिपी हर किसी को नहीं पता। यही मसाला हमारे चिकन पकोड़ों को सबसे अलग और स्वादिष्ट बनाता है। इसके बाद अरमान ने दोनों ग्राहकों को गर्मा गर्म चिकन पकौड़ों की प्लेटें परोस दी। दोनों ने उत्साह से पहला पकौड़ा उठाया और उसे चखते ही उनके चेहरे खिल उठे। कुरकुरे पकौड़ों के साथ मसालेदार चिकन और उस खास सीक्रेट मसाले का स्वाद इतना शानदार था कि दोनों मजे लेकर खाने लगे। मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारे चिकन पकौड़ों में सच में दम है। ऊपर जो तुमने खास मसाला डाला है उसकी तो बात ही अलग है। उसकी खुशबू भी कमाल की है और स्वाद तो उससे भी बढ़कर है। सच कहूँ तो मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट पकौड़े कभी नहीं खाए। हर निवाला मज़ेदार लग रहा है। आज तो तुमने हमारा दिल खुश कर दिया यार। अगर ऐसे ही पकौड़े बनाते रहे तो यकीन मानो बहुत जल्द तुम्हारी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो जाएगी। सच कहूँ भाई, तुम्हारे चिकन पकौड़े तो जग्गू के पकौड़ों से कई गुना बेहतर हैं। स्वाद भी ज़्यादा अच्छा है और खुशबू तो कमाल की है। और ऊपर से तुम्हारा व्यवहार भी बहुत अच्छा है। जबकि जग्गू को तो इस बात का घमंड हो गया है कि पूरे गांव में सिर्फ वही पकौड़े बेचता है। इसी वजह से वो ग्राहकों से ठीक से बात तक नहीं करता। दोनों मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। जाते जाते भी वे अरमान के पकौड़ों की तारीफ करते रहे। ग्राहकों के जाने के बाद अरमान की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी और उसकी नई शुरुआत सफल होती नजर आ रही थी। अरमान ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। अगली सुबह उनकी रेडी पर पहले से भी ज्यादा लोग आने लगे। दूर दूर से ग्राहक उनके स्वादिष्ट चिकन पकौड़ों का स्वाद चखने पहुंच रहे थे। गर्मा गर्म चिकन पकौड़ों की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती और लोग खुद ब खुद उनकी रेडी की ओर खिंचे चले आते। देखते ही देखते वहां ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लग जाती। दूसरी ओर घमंडी जग्गू की दुकान पूरी तरह सूनी पड़ी थी। पहले जहां उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां कोई दिखाई नहीं देता था। ज्यादातर लोग अरमान के स्वादिष्ट चिकन पकौड़े खाने जाने लगे थे। जग्गू अपनी खाली दुकान पर बैठा ये सब देख रहा था। तभी उसका नौकर उसके पास आया और बोला,
सेठ जी, गांव के कोने पर अरमान ने भी चिकन पकौड़ों की दुकान खोल ली है। उसके पकौड़े लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। हमारे ज्यादातर ग्राहक अब उसी के पास जा रहे हैं। इसी वजह से अब हमारी दुकान पर कोई नहीं आ रहा है। तो ये बात है। मैं भी सोचूं कि आजकल हमारी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं। लगता है अरमान को नहीं पता कि उसने किससे पंगा लिया है। चल अभी उसके पास चलते हैं, देखता हूं आखिर उसकी दुकान पर ऐसा क्या है। अभी उसको मजा चखाता हूं। चल। वहां पहुंचकर जग्गू और उसका नौकर ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे वे अरमान की दुकान खुलने से बहुत खुश हों। और अरमान भाई कैसे हो? मैंने सुना कि तुमने पकौड़ों की दुकान खोल ली है, तो मैं भी तुम्हारे पकौड़े चखने चला आया। देखते हैं तुम्हारे पकौड़ों में भी मेरे पकौड़ों जैसा दम है या नहीं। गांव में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, इसलिए सोचा मैं खुद ही आकर स्वाद चख लूं। अरे भाई, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरी तरक्की से खुश हैं, वरना आजकल तो लोग किसी को आगे बढ़ता देखकर जलने लगते हैं। इसके बाद जग्गू चिकन पकौड़े खाने लगा। उसने कुछ पकौड़े खाए और फिर अचानक पेट में दर्द होने का नाटक करने लगा। देखो गांव वालों, ये अरमान ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में खराब चिकन इस्तेमाल कर रहा है। हाय राम, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है इसके पकौड़े खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। कोई जल्दी से पुलिस को बुलाओ। ऐसे आदमी को लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का हक नहीं है। तभी वहां से गुजर रहा एक पुलिस वाला लोगों की भीड़ देखकर रुक गया। उसने देखा कि जग्गू पेट पकड़कर चिल्ला रहा है और आसपास खड़े लोग घबराए हुए हैं। क्यों भाई, यहाँ क्या चल रहा है? इतना शोर शराबा क्यों मचा रखा है और इतनी भीड़ किस बात की लगी हुई है? कोई मुझे ठीक से बताएगा कि मामला क्या है? साहब, मैंने इस अरमान के चिकन पकौड़े खाए हैं। लगता है इसने खराब चिकन इस्तेमाल किया है। पकौड़े खाते ही मेरे पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैं हमेशा ताज़ा चिकन और अच्छा सामान इस्तेमाल करता हूँ। मैं किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। साहब, ये जग्गू भी पकौड़ों की दुकान चलाता है। जब से मैंने अपनी दुकान शुरू की है, उसके बहुत से ग्राहक मेरे पास आने लगे हैं। मुझे लगता है कि ये मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ये बात है। ठीक है, सच का पता लगाने का एक आसान तरीका है। अरमान, तुम अपने ही पकोड़े खाकर दिखाओ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि पकोड़ों में सचमुच कोई गड़बड़ी है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं होता तो साफ साबित हो जाएगा कि ये तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जग्गू की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि वो सिर्फ नाटक कर रहा है। उसके माथे पर पसीना आने लगा। तभी अरमान बिना किसी डर के जल्दी से एक प्लेट में गर्मा गर्म चिकन पकौड़े सबके सामने खाने शुरू कर दिए। एक एक करके उसने पूरी प्लेट खत्म कर दी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। ना उसके पेट में दर्द हुआ और ना ही उसकी तबीयत खराब हुई। वो बिल्कुल ठीक खड़ा था। तो अब साफ हो गया है कि अरमान के पकौड़े बिल्कुल ठीक हैं और तुम उसे झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे तो तुम दूसरे की मेहनत और ईमानदारी को बदनाम करके उसके ग्राहक छीनना चाहते हो। अरमान ने मेहनत करके अपना काम शुरू किया है और तुम उसकी तरक्की देखकर जल रहे हो। ये बिल्कुल गलत बात है। चल, तुझे मैं मजा चखाता हूँ। इतना कहकर पुलिस वाला जग्गू को अपने साथ ले गया। अरमान की ईमानदारी और सच्चाई ने उसे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आसपास खड़े लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अरमान के पास आए और उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगने लगे। इसके बाद लोगों का भरोसा अरमान पर और भी बढ़ गया। वे फिर से उसके स्वादिष्ट चिकन पकौड़े खाने लगे। देखते ही देखते उसकी रेहड़ी पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और उसका काम पहले से भी अच्छा चलने लगा।